हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PSR मैथ्स में। बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के पहला और दूसरा सवाल हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज प्रश्नावली 1.2 में हम अभाज्य गुणनखंड और साथ में HCF और LCM को भी सीखेंगे। इसमें प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल छूट गए थे उन सभी को पूरा हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तीसरे सवाल में हमको दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21। इस सवाल में हमको LCM व HCF दोनों ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में हमको दिया है 17, 23 और 29। इनमें भी हमको क्या करना है, HCF और LCM को ज्ञात करना है। तीसरे सवाल में हमको दिया है 8, 9 और 25। इसमें भी हम क्या करेंगे, LCM और HCF का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं इस सवाल को हल। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। 12 बराबर 12 को क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। इसके बाद 6 को भी तोड़ सकते हैं, 6 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के कर लेते हैं इसी प्रकार। 15 किसके पहाड़े में आता है, 15 3 के पहाड़े में आता है। 5 बार बोलने पे 5 तिया 15। इसी प्रकार 21 के कर लेते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 के पहाड़े में 21 आ जाता है, कितनी बार बोलने पे 7 तिया 21। अब इसमें सबसे पहले हमें वो संख्या देखनी है जो तीनों में आए, क्योंकि वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो बच्चों देखो इधर, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इन तीनों का, हमारा HCF 12 का, 15 का और 21 का HCF हो जाएगा 3। और LCM में क्या लिखना है हमको, LCM में 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। तो 3 जो संख्या है जो तीनों में कॉमन आई है उसको केवल एक बार लिखना है, और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है और गुणा करना है। तो 2 बचे हैं, 2 इंटू 2, नीचे से 5 बचा है और नीचे से 7 बचा है। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी का 6, 6 दूनी के 12, 12 पंजे के 60 और 60 को 7 से गुणा करो, 7 छंग 42, मतलब आ गए 420। ये क्या हो गया, ये होगा इनका LCM। अब बच्चों, इसका तीसरे का दूसरा सवाल में हमको दिया है 17, 23 और 29, और हमें ज्ञात है कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, वो होता है 1। तो इसको फिर भी हम अभाज्य गुणनखंड में लिख देंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 इंटू 17। भाई क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तो हमें लिखना होगा, तो हम 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। अगर 17 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो वापिस से 17 आ जाएंगे। इसी प्रकार 23 के क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 23। इसी प्रकार 29 के क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29। तो इनका HCF क्या हो गया, इन तीनों में एक कॉमन आ जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा HCF 17, 23 व 21 व 29 बराबर 1। तो HCF कितना हो गया, 17, 23 और 29 का HCF हो गया 1। अब LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए क्या करना होगा, अभाज्य संख्याओं का LCM उन संख्याओं का गुणा ही LCM होता है।
तो इन संख्याओं को आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनका गुणा करने पे क्या आएगा, तो 17 को 23 से गुणा करते हैं। 17 इंटू 23, 7 या का 21 की, 1 कहाँ से लग गए, 2 3 कम 3 3 और 2 5, 17 दूनी का 34, 1 का 1 5 और 4 9 और 3 का 3, 391। अब 391 को 29 से गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 नम का 81 की, 1 कहाँ से लग गई 8, 3 नम 27, 27 और 8 हो गए 35। इसके बाद 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 की, 8 कहाँ से लग गया 1, 2 तिया का 6 और 1 7, इनको जोड़ लेते हैं। 9 3 5 और 8 13 की, 3 हासिल के 1 10 और 1 11, कितने आ गए, ये आ गए 11,339। ये क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको भी उसी प्रकार करना है। पहले क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या होते हैं 8, इसमें 2 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 में भी हम 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार। इसी प्रकार अब 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या जाएगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार 25 के निकालेंगे, तो 25 का क्या आ जाएगा, 25 का आ जाएगा 5 इंटू 5, यही होता है, क्योंकि 5 पंजे 25 और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अब देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटू में 1 भी लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। तो अब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि इनमें इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इंटू में हमने क्या कर दिया, 1 लगा दिया, और 1 क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ 8 9 व 25 का कितना हो गया, 1। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इन सहअभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे, उससे इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम 8 9 व 25 का कितना होगा, वो होगा 8 इंटू 9 इंटू 25, कर लेते हैं। 8 25 का 200 और 9 दूनी का 18, कितने हो गए ये 1800। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। प्रश्न संख्या 4 में हमको दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर हमको दिया है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 9 है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणन उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के बराबर होता है। तो अगर मैं कोई मान लेता हूं संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इन दोनों का गुणा इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होती है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगी। तो 2 संख्या क्या है, उनका गुणा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होती है। तो हमें पता है पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, और एचसीएफ हमको कितना दिया है, एचसीएफ ये दिया है हमको 9, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एलसीएम क्या है, x है, माना कि एलसीएम बराबर x है। अब क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात करना है, तो ये 9 क्या कर रहा है, इस x को गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, ये दूसरे पक्ष में भाग लगाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 306 इंटू 657 बटे में 9। अब 9 का भाग
इस 306 से 9 को काट देते हैं 3 के पहाड़े से, 1 तिया 3, 0, 2 तिया 6 और ये 3 तिया का 9। 3 के पहाड़े से 102 को फिर से काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 4 तिया 12। अब किस किस को गुणा करना है, 34 को गुणा करना है 657 से, कर देते हैं गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 657 इंटू 34, 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल लग गए 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल लग गए 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सते 21 की 1 हासिल लग गए 2, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल लग गया 1, 3 छंग 18 और 1 19, इनको जोड़ लेते हैं 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 की 3 हासिल का लग गया 1, 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल लग गया 1 और 1 और 1 2, कितने आ गए, ये आ गए टोटल 22,338। ये क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया, किसका, इन दोनों संख्याओं का। तो अपना x का मान क्या आ गया, 22,338 और यही क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा, 22,338। अब हम प्रश्नावली 1.2 का देखते हैं 5वां सवाल। 5वें सवाल में हमको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, ये हमने मान लिया है कि भाई 6 की पावर n जो भी हो वो किस पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6n लेंगे और इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3। अब इस 6 की जगह में क्या रख दूंगा, 2 इंटू 3 रख देंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। और हम जानते हैं कि 2 और 3 इस 6 का अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 2 और 3 को छोड़कर साथ में इसमें एक 5 का गुणज भी होना चाहिए था, तब जाके इसमें इकाई स्थान पर शून्य आता, या फिर ये संख्या किस पे समाप्त होती, शून्य पे समाप्त होती। चाहे हम इसके वर्ग करके देख सकते हैं, क्यूब करके देख सकते हैं, आप करके देख सकते हो। अगर 6 की पावर 1 लेंगे तो 6 एकम 6, 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 करके देखते हैं तो 6 छंग 36। इसी प्रकार 6 की पावर क्यूब करके देख लो, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। इस n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं किसका, प्राकृत संख्या का। अब 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 छंग 36, 36 छंग होता है 216। इसी प्रकार 6 की पावर अगर 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, अंत में 6 ही आएगा। अगर इसमें यहाँ पे गुणज में अगर 5 भी होता, 2 इंटू 3 इंटू 5 भी होता, तो क्या हम ये कह सकते थे कि ये अंक है ना 6 की पावर n किस पे समाप्त होता, शून्य पे समाप्त होता। अर्थात ये स्पष्ट है कि 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसकी पावर कितनी, n में अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है। अतः हमारी जो परिकल्पना हमने मानी थी कि प्राकृत संख्या 6 की पावर n के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, शून्य पे समाप्त होनी चाहिए, ये समाप्त नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं जिनका इकाई स्थान क्या हो, शून्य हो। अब वो संख्याएं किस प्रकार की होती है वो अब देखो। अगर किसी भी संख्या में 2 का और 5 का गुणन पाया जाता हो अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो वो संख्या हमेशा उसके इकाई स्थान पे शून्य पे वो समाप्त होगा। ये हमारी गणितीय आधारभूत प्रमेय कहती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ 600। अब इस 600 में इसके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो हम पाते हैं, पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 300। 300 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 100। 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 50 बार। 50 के अभाज्य गुणनखंड करो, इसमें आएगा 5 इंटू 10।
अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5। तो देखो जिसमें भी 2 × 5 ये अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो तो उसके इकाई स्थान में क्या आएगा? 0 आएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 6 में हमको दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। पहले अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी है कि जिसके 2 गुणनखंड हों, एक तो स्वयं और एक एक, तो वो क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। तो भाज्य संख्याएं वो हो जाएगी जिनमें गुणनखंड की संख्या क्या हो? 2 से अधिक हो। अब यहाँ देखते हैं, हम पहले इस वाली संख्या को लेते हैं। इन दोनों में आपको 13 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है क्या? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 13 को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेते ही यहाँ पे 13 का भाग लग जाएगा और यहाँ पे भी 13 का भाग लग जाएगा। क्या आ जाएगा अंदर कोष्टक में? 7 × 11 × अब यहाँ 13 का भाग लगेगा, 13 में एक बार जाएगा, प्लस इस 13 में भी एक बार जाएगा। अब इसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं। क्या जाएगा? 13 कोष्टक 7 को 11 से गुणा किया तो 7 × 11 77 × 1, तो यहाँ जाएगा 77 + 1, कितना आ गया ये? 13, 77 और 1 78। अब यहाँ पे हम इसकी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 13 × 78 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18, 39 बार। और 39 में भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 1 तिया 3, 3 तिया 9, 13 बार। अब देखो बच्चों, इसमें देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 का क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर × 2 × 3। अब हमें पता है कि भाज्य संख्या कब होती है? जब किसी संख्या के जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक है। तो यहाँ देखो इसके गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, अतः ये संख्या हम कह सकते हैं कि क्या है? ये भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार इस वाले सवाल को देख लेते हैं। इस वाले सवाल में देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 को कॉमन ले सकते हैं। पाँच को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ अंदर बच गया 7 × 6 × 5 की जगह 5 का पहाड़ा 5 में बोलेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, × 4 × 3 × 2 और × 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस इस 5 में भी देंगे तो 5 × 5। अब यहाँ पे इनको गुणा कर लेते हैं। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 7 × 6 42, 42 × 42, 42 का गुणा 4 से करो, कितना होगा ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 चौक का 16। अब इस 16 का गुणा इसमें 168 का गुणा 3 में करते हैं, ये होगा 3 × 8 = 24 की 4 यहाँ से लग जाएगा 2, 3 × 6 = 48, 6 तिया का 18, 18 और 2 20 की 0 यहाँ से लग गए 2, 1 तिया 3, 3 और 2 5। इसके बाद इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 505। अब देखो इसमें 5 ऑलरेडी है, इसके बाद 505 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक तो है ही सही, क्योंकि ये 5 से क्या है? भाज्य है। तो इस प्रकार हम इस संख्या को भी क्या कह सकते हैं कि ये भी संख्या क्या है? भाज्य है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है कि सोनिया वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, 18 मिनट ले रही है, और रवि द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 12 मिनट। अब इन दोनों को एक ही दिशा में एक ही स्थान से अगर एक ही दिशा में चलाया जाता है तो ये कितने समय बाद वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 का और 12 का एलसीएम लेंगे, 18 व 12 का एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 18 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 12 की भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। इसी प्रकार 12 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। अब इसमें सबसे पहले हम कॉमन चीज निकालेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो कॉमन संख्या को हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 18 व 12 का कॉमन संख्या को लेंगे एक बार। तो 2 इंटू 3 लिया मैंने एक बार। बाकी यहाँ क्या क्या बच गया शेष में, 1 2 बच गया, 1 3 बच गया। तो इस 2 और 3 को भी एक बार ले लेंगे। अब 2 तिया का कितना होता है, 6, 6 दूनी का 12 और 12 तिया का 12 तिया 36। अतः हम कह सकते हैं कि वो 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली 1.2 का अंतिम सवाल होता है पूरा।